वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अगले वीडियो के आगे की। रिस्क का पार्ट 3 आपके लिए आ गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम अगले वीडियो में सिस्टमैटिक रिस्क की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में टोटल रिस्क की बात हुई थी और हमने देखा था कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के थ्रू आप किसी भी स्टॉक और किसी भी इंडेक्स का टोटल रिस्क निकाल सकते हैं। लेकिन टोटल रिस्क में कई तरह के रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क भी होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है। लेकिन टोटल रिस्क में जो दो पार्ट हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क का और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क का। अनसिस्टमैटिक रिस्क कोई भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मिटिगेट कर सकता है, लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, उसको आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं और कैलकुलेट करके आपको जब अंदाजा लग जाएगा तो उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर्सनल फाइनेंस का हो या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस का हो। मतलब अगर आप कोई कंपनी है और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तब भी आपको सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर आप कोई मतलब इंडिविजुअल हैं और आपको अपना कोई पर्सनल फाइनेंस के लिए किसी स्टॉक या किसी फंड का सिस्टमैटिक रिस्क चेक करना है तो भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उसी कैलकुलेशन की बात करेंगे कि हम सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट कैसे करें, और उससे पहले देखेंगे कि ये सिस्टमैटिक रिस्क का कैलकुलेशन का जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, जो कैलकुलेशन होती है उसका नाम है बीटा। बीटा ऑफ अ स्टॉक या बीटा ऑफ इंडेक्स। इसको ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं। एक्चुअली बीटा इज इन इटसेल्फ अ ग्रीक वर्ड, तो ये है इसका डिनोशन। बीटा हमको बताता है कि आपका जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो कितना है। बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो बीटा करता क्या है, देखिए मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है HDFC का रिस्क। HDFC का स्टॉक में रिस्क कितना है, तो आप सबसे पहले HDFC के हिस्टोरिकल रिटर्न्स निकाल लेंगे और इसको आप कंपेयर करेंगे किसी बेंचमार्क से। अब बेंचमार्क इंडिया में जैसे दो हमारे पास इंडेक्स हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स में से आप किसी को भी ले लीजिए तो वो आपका बेंचमार्क बन जाएगा। तो HDFC को आप बेंचमार्क से कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे कि HDFC बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। क्योंकि जो भी बेंचमार्क होता है, चाहे वो HDFC चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, वो एक तरह से आपकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपके इकोनॉमी के बड़ी बड़ी कंपनियां, अलग अलग सेक्टर्स के, सारे सेक्टर्स के जो टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप इकोनॉमिकल ग्रोथ, आप अपने टोटल मार्केट ग्रोथ के कंपैरिजन में आपका स्टॉक आप जिस कंपनी का शेयर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका वैल्यूएशन कितना ऊपर नीचे हुआ, कितना वोलेटाइल रहा है, इस कंपैरिजन को टेक्निकल फाइनेंशियल लैंग्वेज में बीटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई बेंचमार्क है वो 15% मूव करता है और मान लेते हैं कि 15% का पॉजिटिव मूव है, वो 15% मूव करता है और इसी के कंपैरिजन में HDFC का जो स्टॉक है वो लेट्स से 22.5% मूव करता है पॉजिटिव ही साइड में। 22.5% HDFC का स्टॉक मूव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच में, इन दोनों के जो रिलेशन है, इसके बीच में इसने HDFC का जो स्टॉक है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा मूव किया है इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क। That means if the benchmark has increased or decreased by 1%, then the HDFC has increased or decreased by 1.5%. तो ये जो इन दोनों के बीच का रेशियो प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, इसी रिलेशन को कहते हैं बीटा। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में आप देखिए, मान लीजिए इसी HDFC का स्टॉक का बीटा है 2, बीटा इज इक्वल टू 2 है HDFC के स्टॉक का। तो अगर ये आप एज ए इन्वेस्टर अगर आपको पता हो तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बेंचमार्क नेगेटिव जाता है 10% से, तो जो HDFC का स्टॉक है वो नेगेटिव चला जाएगा 20% से।
और अगर बेंचमार्क पॉजिटिव जाता है 5% से तो HDFC का स्टॉक पॉजिटिव जाएगा 10% से। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी कि बीटा का इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करना है। अब बात आती है बीटा का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कुछ पैरामीटर्स भी हैं, जैसे नॉर्मल केस में इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1, if beta is less than 1, if beta is equal to 1, if beta is equal to 0, if beta is less than 0 that means negative, and if beta is greater than 0 तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बीटा इज ग्रेटर देन 1। अगर बीटा आपका 1 से ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स वो बेंचमार्क से ज्यादा वोलाटाइल है, हम ये कहेंगे इट इज मोर वोलाटाइल देन द बेंचमार्क। वो आपके जो सेंसेक्स या निफ्टी हैं उससे ज्यादा मूव कर रहा है वो, तो बीटा वोलाटिलिटी ही बता रहा है आपको। बीटा लेस देन 1 तो आपके बेंचमार्क से लेस वोलाटाइल है। If बीटा इज इक्वल टू 1 तो वो उसी तरह मूव कर रहा है, आप एवरेजली वो उसी तरह मूव कर रहा है जिस तरह की बेंचमार्क मूव कर रहा है। If बीटा इज इक्वल टू 0 देन देयर इज नो रिलेशन। आपके बीच में जो स्टॉक का जो बेंचमार्क से कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसके साथ उसका कोई भी सिस्टमैटिक रिलेशन नहीं बन पा रहा है। बीटा लेस देन 0 दैट मीन्स इट इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। If beta is less than 0 then it means that it is going in opposite direction. If यहीं पे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये बेंचमार्क पॉजिटिव 15% का मूव अगर दिखाए तो और HDFC माइनस 22.5% का मूव दिखाने लगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा लेस देन 0 यहाँ पे आएगा और निगेटिव बीटा आएगा, और जो आपको बताएगा कि जो स्टॉक का बीटा कैलकुलेट करना है वो निगेटिव जा रहा है। एंड इफ बीटा इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स वो पॉजिटिव जा तो रहा है लेकिन उतना नहीं जा रहा है जितना बेंचमार्क जा रहा है। अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तब हम ये कहेंगे कि वो बेंचमार्क से ज्यादा पॉजिटिव जा रहा है या ज्यादा निगेटिव जा रहा है, ज्यादा वोलेटाइल है। चलिए, तो ये जो है ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अब बात आते हैं कि इस बीटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, बीटा का जो कैलकुलेशन है वो 2 तरीके से होता है और उसमें सब बहुत बड़ा रोल आता है CAPM का, यानी कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में बीटा का यूजेज आता है और हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको CAPM पर भी दिया जाए क्योंकि ये फाइनेंस के फील्ड का बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो आज जो हम बताएंगे वो हम 2 तरीके से बताएंगे। एक जो बीटा का कैलकुलेशन है वो इस फॉर्मूले से होता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन योर इंडेक्स, जो आप इंडेक्स ले रहे हैं, एंड योर स्टॉक multiplied by standard deviation of index multiplied by standard deviation of stock divided by variance of index. Variance is the square of standard deviation, so variance of index. ये एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आप जिसका आपको कैलकुलेट करना है उस स्टॉक का और उस बेंचमार्क का, आप दोनों के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे विच इज कॉल्ड R. R is the denotation of कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है। उसके बाद आप जिस इंडेक्स का जो इंडेक्स है आपके पास, जो इंडेक्स आप लेके चल रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, फिर उस स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, फिर उस इंडेक्स का वेरिएंस निकालिए और इस फॉर्मूले में इसको फिट कर दीजिए। जो दूसरा फॉर्मूला है वो है कोवेरियंस बिटवीन इंडेक्स एंड स्टॉक divided by variance of index.
इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। आप पहले इन दोनों के बीच का कोवेरियंस निकाल लीजिए और उसके बाद इस इंडेक्स के वेरियंस से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपका जो आंसर आएगा इन दोनों ही केस में आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपका आंसर वेरिएट नहीं करेगा, दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम आपको तरीका बताएंगे वो हम एक्सेल पे ही बताएंगे, और इसके लिए हमको अपनी एक्सेल शीट पे जानी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पर। दोस्तों हम आ गए अपने एक्सेल शीट पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो चीज मेरे पास है ऑलरेडी, एक है स्टॉक का रिटर्न और एक है इंडेक्स का रिटर्न। इंडेक्स एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। अभी हम जो एग्जांपल लिए थे पिछले स्लाइड में वो सेंसेक्स का था, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। इंडिया में दोनों हैं, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। स्टॉक आपका कोई भी हो सकता है, आपके पसंद का, एचडीएफसी, पीएनबी, बैंकिंग के अलावा कोई भी एचयूएल या फिर किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये दो चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, एक जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और एक जिससे आप कंपैरिजन करेंगे, आपका बेंचमार्क। हमारे लिए यहाँ बेंचमार्क है एनएसई यानी कि निफ्टी 50। एक चीज और, ये जो पीरियड है मंथ, हम यहाँ पे मंथ वाइज लेके चलना है कि पिछले एक साल में कैसा कैसा रिटर्न रहा है। ये रिटर्न कैलकुलेट करना मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच इट, आपका लिंक उसको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब रिटर्न आप कैलकुलेट कर लेंगे आपके इंडेक्स का भी और आपके स्टॉक का भी, तो उसके बाद आप उसको एक एक्सेल शीट पर ऐसे साफ सुथरा लिख लीजिए और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका बीटा कैसे कैलकुलेट होता है। पिछले वीडियो में एक दिक्कत हुई थी कि जो मेरा फेस है वो जरा एक्सेल के फंक्शंस के ऊपर आ गया था, तो इस बार मैंने अपना फेस नीचे कर लिया है। आपको चीजें साफ साफ दिखनी चाहिए, आपको पूरा एक्सेल शीट दिखना चाहिए ताकि आप काम अच्छे से कर पाए, आपको कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी फंक्शन करने में कंफ्यूजन न रह जाए। तो आइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चीज जो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट R से डिनोट किया जाता है, ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर है जो यूज होता है। तो आप सबसे पहले इन दोनों के बीच का आप कोरिलेशन कोफिशिएंट चेक करेंगे कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है। उसके बाद जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक। जिस स्टॉक का हम स्टैंडर्ड डेविएशन या जिस स्टॉक का हम बीटा निकालना चाहते हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए इंडेक्स, यानी कि जिस बेंचमार्क से हम उसको कंपेयर करेंगे कि इस बेंचमार्क के कंपैरिजन में वो ज्यादा हिला या कम हिला, ज्यादा वोलेटाइल रहा या कम वोलेटाइल रहा, उस बेंचमार्क का भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ इंडेक्स, और इन चार मेजर्स के बाद हमारा बीटा आ जाएगा। तो अब देखिए, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए या तो आप फंक्शन यूज कर लीजिए, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर आप फंक्शन यूज कीजिए। तो हम फॉर्मूले से आपको बताते हैं, इज इक्वल टू कोरिलेशन का कोरेल एक फंक्शन है, कोरेल फंक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। पूछ रहा है एरे 1, पहला आपका डेटा ये है, सीरीज ऑफ डेटा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन सेकेंड सीरीज ऑफ डेटा ये है, आपका कोरिलेशन इन दोनों का मिल के आ जाएगा 0.94258। ये कोरिलेशन एक जगह और से कैलकुलेट होता है, आप डेटा में जाइए, डेटा एनालिसिस में जाइए। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ ऐसा किया था, लेकिन आपको यहाँ एक बार और बता देते हैं। यहाँ कोरिलेशन फंक्शन है, कोरिलेशन में आप जाकर के इनपुट रेंज आप देंगे, ये पूरा इनपुट रेंज है आपका, और आउटपुट रेंज आप दे दीजिए कि यहीं कहीं आपको दिखा दे। ग्रुप बाय कॉलम, जी हाँ ये कॉलम के द्वारा ग्रुप है, ओके कर दीजिए। 0.94258, 0.94258 आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम ही है। तो आप चाहे जहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी कैलकुलेट करना डेटा एनालिसिस के थ्रू पिछले वीडियो में हमने बात की थी। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे।
आप standard stdv.s पे जाइए और स्टॉक का चाहिए तो पूरा स्टॉक का सीरीज आप सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक आ गया। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडेक्स निकालिए, आप इसकी आपके बार इंडेक्स का डेटा सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडेक्स आ गया। अब वेरिएंस करने के लिए भी या तो आप फार्मूला यूज कीजिए या फिर डायरेक्ट दिस इनटू दिस लगा दीजिए। हम फार्मूला करते हैं, वेरिएंस ऑफ सैंपल, एस्टिमेट वेरिएंस बेस्ड ऑन सैंपल। ओके, किसका वेरिएंस चाहिए आपको? इंडेक्स का। दिस इज इंडेक्स, फॉर्मूले में गलती। तो ये आपके पास वेरिएंस भी आ गया है। अब आप बीटा कैलकुलेट करेंगे। बीटा का फॉर्मूला दोस्तों, बीटा का फॉर्मूला अभी लास्ट स्लाइड में हमने बताया था कि इस कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक multiplied by standard deviation of index divided by variation of index. This is beta 1.06. Now बीटा का दूसरा फॉर्मूला, उसके लिए हमको कोवेरियंस चाहिए था, तो हम कोवेरियंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। कोवेरियंस किसका? इन दोनों सीरीज का। कोवेरियंस का भी फॉर्मूला है कोवेरियंस डॉट एस। हमेशा ध्यान दीजिए, आप सैंपल का कर रहे हैं इसलिए डॉट एस लगाएंगे, आप पॉपुलेशन का नहीं लगाएंगे। ये कोरिलेशन की तरह ही इसमें भी आपको 2 बार में डेटा सिलेक्ट करना होगा। आप फर्स्ट एरे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा लगा के सेकंड एरे सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। कोई करेक्शन कहने के लिए कर रहा है, शायद मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया होगा एंड में, कोई बात नहीं। ये आपके पास कोवेरियंस निकल के आ गया। जो दूसरा फॉर्मूला था वो था कोवेरियंस अपॉन वेरिएंस ऑफ इंडेक्स। तो दूसरे फॉर्मूले से देखते हैं दोस्तों वही आता है या नहीं आता। सो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ इंडेक्स एंड आंसर इज सेम। सो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है कि बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो आप बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो फिगर आई है 1.067, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं ताकि रीडिंग आसान हो जाए। तो ये जो बीटा निकल के आया है, इसका मतलब ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्टॉक है वो 1.07 टाइम्स आपके इंडेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है। ये वोलेटिलिटी कुछ बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपका इंडेक्स या आपका बेंचमार्क या सेंसेक्स निफ्टी अगर 12% मूव कर रहा है, तो उसके बाद जो आपका स्टॉक है जिसका आपने बीटा कैलकुलेट किया है वो उसके 1.07 टाइम्स मूव करेगा, हल्का सा ज्यादा मूव करेगा। और इसके बाद डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन इस बेस पे लिया जाता है कि आप कौन कौन सा स्टॉक चूज किए हैं। आप 3-4 अलग अलग स्टॉक जो आपको सही लग रहा है उनको आप देखिए और उनका बीटा कैलकुलेट कीजिए। जिसका बीटा ज्यादा आएगा वो ज्यादा वोलेटाइल, जिसका बीटा कम आएगा वो कम वोलेटाइल। तो बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, जो आपको एक बेंचमार्क से कंपैरिजन करके बताता है कि आपका जो स्टॉक है वो उसके कंपैरिजन में कितना मूव किया है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस एनी डाउट आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसके डाउट क्लियरेंस की पूरी कोशिश करेंगे। आगे वीडियोस में रिस्क पे और बात करेंगे, कुछ और मेजर्स लेके आएंगे। जेनसेन अल्फा और CAPM मॉडल में भी कई यूजेज हैं इसके, तो उसके पे भी बात करेंगे। धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट के रिस्क की पूरी सीरीज खत्म करके ही आगे हम दम लेंगे। सो आई होप हमारा काम आपको अच्छा लगता होगा। इफ you do like it, then please like, share and subscribe to my channel. I hope मेरा काम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।